सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। IMF का 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के विजिट पर है। IMF वफ्द 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा, जिनमें कानून की हुक्मरानी और मालियाती गवर्नेंस भी शामिल है। पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की फराहमी के लिए IMF ने 40 से ज़ायद शराइत रखी थीं। सिर्फ 6 महीने के मुख्तसर अरसे में अक्सर और बड़ी शराइत पर अमल का मुकम्मल होना हुकूम की बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। 2900 अरब प्राइमरी बजट सरप्लस के मुकाबले में 3500 अरब का सरप्लस रहा। चारों सूबों ने भी खालिस आमदन और इजाफी कैश के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब IMF इस कामयाबी को कैसे देखता है और मौजूदा दौरे के हवाले से भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। आबिद सुलहरी साहब माहिर मईशत हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम कहेंगे शो में। आबिद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का में हम देख रहे हैं, IMF का टेक्निकल मिशन 1 वीक के लिए मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि जी अहम शोबों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। साथ ही साथ 6 की सेक्टर्स ऐसे हैं हमारे जो कि गवर्नेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस और सेक्टर्स हैं, उनको एग्जामिन करेगा बड़ा क्लोजली। अब ये पाकिस्तान के लिए मरहला इतना क्रूशल है और साथ ही साथ इसमें जो करप्शन के अहदाफ सेट किए जाएंगे, ये कितना चैलेंजिंग होगा करप्शन का खात्मा? देखिए, ये डायग्नोस्टिक स्टडी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए कोई एंटी करप्शन अथॉरिटी आके बैठ जाएगी जो कि आके पाकिस्तान के पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देगी। ये IMF का एक प्रोसीजर होता है और पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं जिसके साथ ये इस तरह की डायग्नोस्टिक स्टडी जो है वो की जा रही है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर की जाएगी और ये अगस्त में इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जा रहा होगा, जो भी IMF के इस डायग्नोस्टिक मिशन की फाइंडिंग होगी। मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको एक IMF के लिहाज से देखता हूँ तो 2 चीज़ें जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस सारी रिफॉर्म्स को एक्सपीडाइट किया था, एक पाकिस्तान का फाटक की ग्रे लिस्ट से ग्रेजुएट करना, उस वक्त भी बहुत से ऐसे लूप होल जो थे वो बंद किए गए थे, बहुत सी रिफॉर्म जो थी वो की गई थी। और दूसरा, इस वक्त जो अदारा जाती इस्लाहात का एक सिलसिला जो है IMF के इस प्रोग्राम में आके शुरू है, तो काफ़ी सारे लूप होल उस पर बंद हो चुके हैं। जो चीज़ मेरा ख्याल है कि आइडेंटिफाई की जाएगी मिशन की जानिब से, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन, जो हमारे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स आते हैं उनको कितनी जल्दी सेटल किया जाता है, टैक्स डिस्प्यूट जो हैं उनको कितनी जल्दी सेटल किया जाता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो कितने हद तक उसको इन्फोर्स किया जा रहा है, स्टेट बैंक से रिलेटेड चीज़ें, जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें। तो वो ओवरऑल एक डायग्नोस्टिक होगी जिसकी बेसिस पे मुख्तलिफ जो रिकमेंडेशंस हैं वो IMF दे रहा होगा। लेकिन ये कोई इस तरह का इससे हमें नहीं कहना चाहिए कि शायद IMF की तरफ से जो कोई एंटी करप्शन अथॉरिटी आ गई है जो कि बैठ के पाकिस्तान को चार्जशीट करने आई है या पाकिस्तान को वो कोई अक्यूज़ करके जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो शाम साहब, आपका भी इस पे इनिशियल रिएक्शन और एग्जैक्टली जो रिकमेंडेशंस होंगी उनसे कंप्लायंस करना होगा। अब सारी बात ये आ जाती है कि जो 6 की सेक्टर्स बताए गए हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वल्नरेबिलिटीज़ है वहाँ पे करप्शन की, वो ही एक चैलेंजिंग मरहला होगा वहाँ पर करप्शन का खात्मा करना, करप्शन से फाइट करना। साथ ही साथ ये जो सुपीरियर जुडिशरी के लीडिंग मेंबर्स से भी मुलाकात कह रहे हैं कि जी इस हवाले से होगी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? हमने देखा ये इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। मैं नहीं समझता कि हम इसको इतनी आसानी के साथ जिसको कहते हैं डाइजेस्ट कर पाएंगे। जिस अंदाज से IMF के दायरा कार को वसी किया गया ना, ये एक डेफिनेटली एक सवालिया निशान है। ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम पे कोई थोपने नहीं आ रहे चीज़ें। अब कई हवालों से लोग यही सवाल कर रहे हैं कि पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जितने ओपन अंदाज में इस वक्त वो आए हैं और जिस तरह 18 अदारों के
टॉप लोगों से जिस तरह उन्होंने मुलाकात करनी है, उसमें आप देख लें इलेक्शन कमीशन भी है, उसमें लॉ मिनिस्ट्री भी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। अब आप देखना ये कभी आपने अनहर्ड ऑफ था ना कि IMF के नुमाइंदे आके सुप्रीम कोर्ट में जाके, FBR में तो चले मुलाकातें होती रहती हैं, उनकी स्टेट बैंक के लोगों से होती रहती हैं, फिनांस कॉमर्स से होती है, लेकिन कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हो कि अदलिया के जो टॉप के लोग हैं, चीफ जस्टिस और बाकी लोग, उनसे मुलाकातें करें। अगर इस अंदाज से देखा जाए कि जी मकसद बुनियादी तौर पे हुकूमत भी चाहती है, IMF ही चाहता है कि जी बेहतरी लाई जाए, शफाफियत लाई जाए हर शोबे में। और सबसे अहम बात है आमना जो मुझे समझ आ रही है, जो मुझे बताई गई है, वो ये है कि ये करप्शन जिस अंदाज में पाकिस्तान जिस तरीके से ऊपर जा रही है, कभी भी नहीं रुकी थी। ये नीचे आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें था, इसमें जिसको कहते हैं थोड़ी बहुत भी कमी पेश नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि जी बड़े बड़े आपने देखा कुछ स्कैंडल नहीं आए, बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया, लेकिन सवाल यही है कि जब आप उठते बैठते कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हुजम है वो 13 ट्रिलियन है, और कहा जाता है कि इसका पोटेंशियल जो है ना वो तकरीबन 20 से 25 ट्रिलियन का है। तो भाई आप और मैं तो आबिद साहब तो कह सकते हैं कि जिस उम्र के हिस्से में चले जा रहे हैं, हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि कब चीज़ें अनर्थ होगी, कैसे होगा। लेकिन हम ना देखें, जो अभी आप बात कर रही थी, ये 40 से ज़्यादा हमने शराइत पूरी की, बहुत बड़ी बात है। प्राइमरी सरप्लस 2900 की बजाय हमने 3500 रुपया शो किया, लेकिन उस पर भी सवाल लोग करने वाले कह रहे हैं कि जी वो तो सागदार की तरह कहीं नंबर गेम आगे पीछे नहीं करके, लेकिन ज़ाहिर है उसमें IMF को ऐसी बात नहीं सुनेगा। आखिरी बात आमना, इसमें जो सबसे अहम बात है ना वो ये है कि ये जो स्टेबिलिटी जिस हद तक हासिल की गई है, ये इट हैज़ बीन अचीव एट द कॉस्ट ऑफ द थर्ड क्लास, जिनको 15% से 45% उनका टैक्स रेट बढ़ा दिया गया, 10% उनका सरचार्ज भी लगा दिया गया। तो अब देखना ये है कि IMF जो है ना, ये टेक्निकल मिशन किस हद तक लूप होल्स हमारे जो करप्ट प्रैक्टिसेस गए उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोकने में कामयाब होता है, तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है मुल्क का इसका फायदा ही होगा। जहां हम करप्शन की बात कर रहे थे आबिद साहब, अभी पाकिस्तान ने अक्टूबर में IMF से कमिटमेंट की थी कि करप्शन से फाइट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, और जो आपके बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। आप समझते हैं पाकिस्तान इसमें कामयाब रहा है? ख़ास तौर पे ये जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से सवाल से ज़रा कमेंट आपका चाहूँगी। देखिए, इसको 2-3 चीज़ों में डाइसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपके पिछले सवाल पे जाना चाहता हूँ। जी जी। इस मिशन से फ्राइडे वाले दिन मीटिंग हुई है, और चूँकि वो इसमें सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव से भी मिल रहे हैं, तो मैं आपको अपनी इस मीटिंग के हवाले से, हो सकता है कि जो मेरी इसमें रिकलेक्शन है वो गलत हो मेरा अंदाज़ा, लेकिन मुझे वो यही लगा है कि इस तरह की डायग्नोस्टिक असेसमेंट का होना जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा अगर कहीं पे कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो कि दुरुस्त किए जा सकते हैं। और ये सिर्फ करप्शन नहीं, ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है उसको भी इसमें एड्रेस कर रहे हैं। और जुडिशरी के हवाले से जो आपने मुलाकातें की, तो मुझे यूँ लगा है, जो मेरी मुलाकात थी, कि शायद उनका जो फोकस है वो कमर्शियल आर्बिट्रेशन और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कमर्शियल, वो ज़्यादा है कि अगर जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं अगर कहीं पे वो डिस्प्यूट का शिकार होती हैं, तो अदलिया जो है वो किस तरीके से उनको हल करती है। अदलिया के साथ इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात होना, ये भी कुछ नया है इस बार। तो ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन जो मेरे साथ उनकी मीटिंग थी, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका एजेंडा जो है वो नहीं लगा था। तो वो सिंपल जो है एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट। लेकिन आबिद साहब, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंडे की बात आबिद साहब जो कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये 24वां प्रोग्राम है, 23 प्रोग्रामों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये टेक्निकल मिशन अलहदा से आए और इस तरह का एजेंडा सेटिंग हो और हमें शेड्यूल मीटिंग एकदम से बताई जाए कि जी इन अदारों के लोगों से मुलाकातें करनी है? तो ये कम से कम अनयूजुअल तो है ना, ये तो आप मानेंगे ना? हाँ, क्योंकि ये एक हमारा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था इसको पूरा करने का, और ये 2018 से 16 से ये IMF ने ये शुरू किया है। इसको बोलते हैं GCDA, जो कंट्री की जो गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, वो करते हैं। और पाकिस्तान का चूँकि ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, लिहाजा पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने ये की है। लेकिन जैसा कि अगर मैं अब हाइंडसाइट में जाके देखता हूँ, तो फाटफ ग्रे लिस्ट जो था उससे ग्रेजुएट करने के लिए पाकिस्तान ने जो बहुत से इकदाम किए, नाको चने चबवाए गए, लेकिन हमने अपने सिस्टम को काफ़ी हद तक उससे बेहतर कर लिया। इसी तरह से अगर
इसमें अगर कोई चीज़ आती भी है तो जाहिर है कि वो डायग्नोसिस है, और यकीनन मनहसल सोसाइटी, मनहसल कौम वो हमारे अपने हाथ में जाएगी अगर कोई सजेशन ऐसी हो जिसको इम्प्लीमेंट। और आमना एक अच्छी बात तो है जी आमना, एक अच्छी बात तो माननी पड़ेगी कि आप देख लें कि अब हम कई बरसों से हम चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स दें, और हमारी एग्रीकल्चर जो GDP का 23% आज भी है ये टैक्स से बाहर था। ये IMF ने जिस अंदाज से लेजिस्लेशन करवाई है चारों सूबों में, और ये एक जो सो कॉल्ड ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, इसको उन्होंने कहा कि जी फेडरल सब्जेक्ट बनाएं, नहीं बनाना तो इन्हीं से लेजिस्लेशन करवाएं। तो आप मुझे बताएं ना कि ये तो बहुत बड़ी कामयाबी आपके लिए, मेरे लिए कि कम से कम जो पोटेंशियल टैक्स देने वाले लोग हैं उनसे टैक्स तो वसूल किया जाए। जी बिल्कुल, इससे थोड़ा फेयरनेस का भी एक वो एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है। जी आबिद साहब। जी और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, देखिए इस वक्त जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, अगर हम ओवरऑल इससे बात करते हैं तो दो तीन तरह की जो चीज़ें थी वो अफेक्ट कर रही थी। सबसे बड़ी जो चीज़ थी जो डॉलर की और रुपए की कदर में जो अनसर्टेनिटी थी, वो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पिछले 1 साल से रुपया जो है वो स्टेबल है। वरना अभी जो माजी करीब में हमने देखा कि रोज़ाना जब सुबह उठते थे तो रुपया जो है वो 2-4 रुपये पर डॉलर वो नीचे स्लाइड किया होता था, और उस वक्त हमारे पास बहुत से इन्वेस्टर्स आते थे जो पैगाम दे के, इंडस्ट्रियलिस्ट के जी खुदारा आप हुकूमत से कहें कि भले इसको 400 रुपये पर डॉलर पे फिक्स कर दे, लेकिन एक जगह पे फिक्स कर दे, हमें पता हो कि अगले 6 माह डॉलर का रेट ये होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ जो थी बुरी तरह उससे मुतासर हो रही थी। तो वो जो एक सर्टेनिटी थी, वो जो एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, वो तो टला। रुपये की कदर में इस्तेहकाम आया, जो आपके पास इस वक्त डिविडेंड वापस भेजना है या फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस करना है, उसमें कुछ आसानी हुई। जो दूसरा इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो एलिमेंट था, मैं चाह रही थी उसको आप शॉर्टली एड्रेस कर दें। जी, तो वो जो दूसरा उसमें एक इशू चल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो डायरेक्टली आपकी गवर्नेंस का आउटपुट होती है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड से मतलब क्या होता है कि लॉज जो है, चीज़ें जो है वो सब पे क्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट की जा रही हो। उसका ये भी मतलब होता है कि किसी के साथ कोई सिर्फ मिस्कल या आर्बिट्ररी ट्रीटमेंट ना दी जा रही हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वो ना हो रही हो। तो ये वही चीज़ें हैं जो कि गवर्नेंस असेसमेंट में आती हैं कि इस वक्त आपके जो सोसाइटी में, बिजनेस में, क्या वहाँ पे भी ऐसे मॉडल मौजूद हैं जिसमें कुछ जो हैं वो VIP कल्चर का फ़ायदा उठाते हैं, इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स या लोग ऐसे हैं जो कि मार्जिनलाइज और एक्सक्लूडेड होते हैं। और जाहिर है कि वो हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है, उस पर कल्चरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज़ हैं, उस पर शायद ओवरनाइट काबू पाया जा सकेगा, उस पर टाइम लगेगा। जी हमने देखें, मैं वो बात कर रहा था सरप्लस तो हो गया हमारा अकाउंट इसका, लेकिन सवाल ये कि जो अब सबसे बड़ा मसला हुकूमत के लिए बना हुआ है वो पहले 7 माह में 487 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। वो खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि ये बाकी जब आप साल पूरा होगा तो ये 800 अरब रुपए का ये शॉर्टफॉल हो जाएगा। 13,000 अरब के उसमें से। तो फिर सवाल है कि IMF को फिर ये कि जो आपने एकदम से जिसको कहना चाहिए 23% से 40% आप ले गए, आपने रेवेन्यू बढ़ा के पेश किया, उसका फ़ायदा क्या हुआ? जी बिल्कुल ठीक है आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस हवाले से बात की। अपनी जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन, जो कि वज़ीर आज़म के UAE के विज़िट के हवाले से है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर, उन्होंने उनके साथ सरकारी दौरे पे मुलाकात भी की है, और ये कहा जा रहा है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत कैबिनेट के जो दीगर मेंबर्स हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के हमरा हैं। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का ये दूसरा दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि दुबई में गवर्नमेंट्स समिट हो रही है, जहाँ आलमी पॉलिसी मेकर्स, हुकूमतों के सरबरा और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके नोटेबल शख्सियात वहाँ पर मौजूद होंगी और चैलेंजेस पर गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ होने वाली मुलाकातें पाकिस्तान की मईशत के लिए भी इंतहाई अहम साबित हो सकती हैं, लेकिन किस तरह से और पाकिस्तान इन अपॉर्चुनिटीज़ से किस हद तक फ़ायदा उठा सकता है, इसी पर बात करते हैं। एहतशाम साहब ही हमारे साथ है। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं खाली जो समिट्स होते हैं किस हद तक सिग्निफिकेंट होते हैं, सूदमंद साबित हो सकते हैं, और दूसरा पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, हम ना इस तरह की समिट हमेशा इस लिहाज से तो फ़ायदेमंद होती हैं कि इंटरेक्शन आपका गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है, और ज़ाहिर है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आए होते हैं, उनसे बिज़नेस हाउसेस के लोग होते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, तो
आपको उससे इस लिहाज से समझ आ जाती है कि जी कौन आपके मुल्क में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये समिट तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है आमना बायलैटरली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे अगर इसका तनाज़र देखेंगे जो इस वक्त इजराइल और मिडल ईस्ट में हो रहा है। मेरी इत्तला ये है कि इस वक्त अब हैं 3 बड़े प्लेयर मिडल ईस्ट के, जिसमें UAE, सऊदी अरब और कतर भी। जिस अंदाज से अमेरिका अपनी बात इजराइल के हक़ में मनवाना चाह रहा है, अब उन्हें भी ख़तरा लगना आना शुरू हो गया कि क्या बनेगा। तो ऐसे मौके में हमेशा न्यूक्लियर पाकिस्तान की सबको ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक तनाज़र भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि UAE के साथ आपने देखा कि पिछले माह अभी होके गए हैं UAE के सदर, अगरचे प्राइवेट विजिट था, रहमयार खान में अपने महल थे, वहाँ आए थे, शिकार के लिए आते हैं, तो वहाँ बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई थी। $2.5 बिलियन का लोन भी हमारा उन्होंने आपने देखा रोल ओवर किया हुआ है आइंदे के लिए भी। मेरा अपना ख्याल है एक ये, दूसरा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं जिनके वीज़ों का बड़ा इशू है, कहा जाता है इस पर भी बात होगी तो उनका नुक्ता नज़र नरम करने की बात एक, और तीसरी सर लेकिन उनका नुक्ता नज़र उस पर काफ़ी हद तक क्लियर नहीं हो गया। वो कह रहे हैं जी हमें स्किल्ड लोग चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि वैसे जाके वहाँ पे वक्त गुजारने और जो मामला वहाँ पर चल रहे हैं, जॉब्स उनके पास नहीं है या अनस्किल्ड है। देखिए अनस्किल्ड तो चले कोई बात नहीं, उनको वापस भेज दें ना लें, लेकिन जिस तरीके से बदनामी होती है, ओवरस्टे करके लोग जा रहे होते हैं। आपने देखा सऊदी अरब के बाद UAE में भी आपने देखा प्लान तरीके से यहाँ से बैगर्स जाते हैं, गदागरी करते हैं, वहाँ जाके मुल्क को बदनाम करते हैं। ये भी वजह बनी कि हमारा उन्होंने वीज़ा जो रजीम को ज़्यादा सख्त कर दिया। लेकिन मेरा अपना ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है, इस लिहाज से कि इंटरेक्शन होगा, जो गवर्नमेंट्स के लोग आए होंगे, सरबराह आए होंगे और इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्शन होगा। दूसरी तरफ बायलैटरली मेरा ख्याल है इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि UAE चाहता है पाकिस्तान में, देखिए मिनरल और ज़राअत जो है ना, 2 उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए सेक्टर। अब ये है कि पाकिस्तान किस तरीके से मार्केटिंग करता है, किस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि वहाँ से लोग यहाँ आए, ये एक अहम सवाल है। और दूसरा एक ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट इसका मिडिल ईस्ट का है, जिस बारे में डेफिनेटली बातचीत होगी। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल एक टेस्ट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कैसे कन्विंस करता है और ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से अट्रैक्ट करता है मजीद। इसी हवाले से हमने बात की है। तो शाम साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और विद अ न्यू गेस्ट। वेलकम बैक। अफगान इशू के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है और अफगान शहरी भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं। ये बात अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने भी तस्लीम कर ली है। खबर यह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 फरवरी को शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में जिस दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया, उसकी नाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई है, जो अफगानिस्तान के सूबा खोस्त के स्पेरा ज़िला का रिहायशी है और कमाल खान का बेटा था। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो अपने शहरी की ये डिलीवरी ले लें। आखिर हमसायों के हुकूक भी कोई चीज़ होते हैं। अफगान हुकूमत ने ये दरख्वास्त मानकर इस बात पर मोहरे तस्दीक लगा दी है कि पाकिस्तान के इल्ज़ामात 100% दुरुस्त हैं। सवाल यह है कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल आखिर कैसे रुकेगा, और दूसरी जाने से जब गई है तो क्या इस पर सोच विचार की जाएगी और सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए तो शाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किए ज़ाहिर शाह राजी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट है। शाह साहब आपसे आगाज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहला मरहला वही जैसे मैंने बात की कि एक्सेप्टेंस का होता है। अब वहाँ से माना तो जा रहा है कि जी इस्तेमाल हो रही है, तस्लीम कर लिया गया, लेकिन इस पर इक़दाम क्या किए जाएंगे? कुछ ऐसा इस हवाले से कोई बातचीत हो रही है, इसको संजीदगी से लिया जाएगा दूसरी जानिब से? जी आमना, देखें मेरे ख्याल में मानने वाली बात अपनी जगह पे, और ये तो एक हकीकत है और इसमें शायद अब दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो बागदेश के डिप्टी गवर्नर थे, उनका एक बेटा जो है वो डेरा इस्माइल खान के अंदर इसी किस्म के मुकाबले के अंदर मारा गया, और ये पहला शख्स नहीं होगा। मेरे ख्याल में बातचीत अपनी जगह पे, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें एक कंसेंसस डेवलप करना होगा। तमाम हमारी जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, और जो सियासी हमारे इस वक्त प्लेयर्स हैं, और बशमूल हमारे तमाम इदारों के, कि एक मैसेज बड़ा क्लियर देना चाहिए। मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगा कि यहाँ अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक लंबा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ है, उनका अपना एक नैरेटिव है, उनके मिनिस्टर्स अपने एक नैरेटिव के मुताबिक चलते हैं, वज़ीर आला साहब अपने नैरेटिव के मुताबिक चलते हैं कि जी वो क्रॉस बॉर्डर जो ट्राइब्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद एक वो TORs भेजेंगे
मरकजी हुकूमत को और फिर एक जिरगा जाएगा। देखिए जिरगा सिस्टम अपनी जगह पे वो बिल्कुल इस खित्ते और इस इलाके की जो रिवायत है उसकी मुनासिबत से होना चाहिए, लेकिन जब एक बार आप अपने दोस्त मुल्क के खिलाफ दुश्मन का साथ देते हैं तो उसका मतलब बड़ा वाज़ेह होता है, फिर वो पुख्तूनवली कोड ऑफ कंडक्ट में बड़ा वाज़ेह है कि फिर आपके साथ क्या सलूक होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इससे भी बढ़ के जो एक नैरेटिव है दो किस्म का, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ जो अफगान डायस्पोरा है, जो कि अमेरिका, बरतानिया, यूके और दूसरे कनाडा और ऐसे दूसरे मगरबी ममालिक में, खासतौर पर जर्मनी में बैठे हुए हैं, जो बार बार एक नैरेटिव बिल्ड करें कि शायद पाकिस्तान खुद अपने मसाइल का जिम्मेदार है और जो अंदरूनी तौर पर जितने मामलात हो रहे हैं, TTP है, कलअदम तरीके तालिबान, फितना अल खवारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन अब आप देख रहे हैं अंदरूनी मामला नहीं है, तो ये एक मैसेज बड़ा क्लियर है। दूसरा देखिए, इस वक्त जो ट्रंप इंतजामिया ने अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज लाया है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है और जो रीजनल ममालिक हैं उन्हें मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है वो मुख्तलिफ किस्म की जंगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और मेरे ख्याल में वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान ने बारहा दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देना होगा, और ये मामला अब उन दोस्त ममालिक के साथ भी उठाया जाना चाहिए जो कि किसी भी लिहाज से कतर एग्रीमेंट के अंदर मौजूद थे, दोहा के अंदर, और साथ साथ जो हमारे ममालिक है इनके साथ एक ईरान है, आपके सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, जो इस तमाम मामले के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं और एक बड़ा क्लियर मैसेज एक्टिव डिप्लोमेसी पाकिस्तान को इस सिलसिले में करनी पड़ेगी। इर्तिशाम साहब, ये अमेरिका आने वाले दिनों में आपके एंटिसिपेशन क्या है इस सिलसिले में? पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई किरदार निभा सकते हैं इस इशू के लिए? क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट था करंटली उनका कि जी उनके जो वेपन्स हैं वो वापस किए जाएँ, और इन वेपन्स पर ये जो दहशतगर्दी का इन्हिसार किस हद तक है ये भी साथ में ऐड कीजिएगा। वैसे तो हम ना जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले दिन ही 20 से ज़्यादा एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किए थे, उसके बारे में पूरी दुनिया अनर्थ होकर बैठी हुई है, यूरोपियन यूनियन भी, और उसके बाद ख़ास तौर पे चाइना, कनाडा और मैक्सिको भी, और फिर हम भी उसकी लपेट में आएंगे जो वो बात कर रहे हैं कि जी मैं ड्यूटीज़ लगाऊंगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अपनी जगह पे। लेकिन एक बात वो भी है कि जो दहशतगर्दी के हवाले से मुझे तो लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो कहा जा रहा था कि जी अमेरिका का जहाँ से अफ़गानिस्तान से जाने के बाद सिवाय एक सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म के अलावा कोई एक हम कोऑपरेशन नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक्टिव कोऑपरेशन होगा, जिसकी वजह से अब मेरा ख्याल है उनको अफ़गान तालिबान को भी बात समझ आ रही है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से अमेरिका समझता है आईसिस खुरासान वो हमारे दुश्मन है, प्लस दाइश वाले लोग वहाँ बैठे हैं, अलकायदा भी कहीं कहीं नज़र आता है, तो उनको लगता है अफ़गान तालिबान को कि कल हमारे लिए मसाइब पैदा करेंगे। लेकिन ना मुझे सबसे ज़्यादा अहम बात ये लग रही है कि जो थोड़ा सा रवैयों में तब्दीली आप देख रहे हैं, जो पहली दफ़ा मान रहे हैं कि जी हाँ हमारे लोग हैं, उसकी वजह यह है कि 1.5 हफ्ता पहले जो इस्तांबुल में नॉर्दर्न अलायंस के लोग इकट्ठे हुए हैं, वो आप देख लें वही नॉर्दर्न अलायंस है जिन्होंने आप देखें तकरीबन 18-19 साल जिनके ज़रिए आपने देखा चाहे वो कारज़ाई हो चाहे अशरफ गनी हो, अमेरिका ने हुकूमत की थी, वो उन लोगों का वॉरलॉर्ड का इकट्ठा होना ये एक इंडिकेशन है कि ये अब ये परेशानी पैदा होगी है इन्हें भी, अपना अफगान तालिबान को भी, कि अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं, आपने बताया वो तो ट्राइबल सोसाइटी हमेशा ही हम देख रहे हैं बरसों से वो लड़ाई करते चले जा रहे हैं, तो वो खामोश बैठे। अब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जी पाकिस्तान से भी हमें सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि वही अफगान तालिबान जिनके लिए पाकिस्तान बदनाम हुआ, पैसा दिया, सब कुछ किया, वो चले गए हिंदुस्तान की गोद में। तो क्या ये बेहतरीन तरीका नहीं है कि वही जो पाकिस्तान के खिलाफ थे नॉर्दर्न अलायंस अभी कुछ करेंगे इस सिलसिले में? सर, जो आपने भी कहा कि कुछ आइंदा कि चलो उन्होंने तस्लीम कर लिया है, अब इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे? देखिए ये बात तो है कि इस पे मेरा ख्याल है एक अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के हवाले से ये ट्रंप की पॉलिसी में तो लग रहा है कि दहशतगर्दी के हवाले से वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई टॉलरेंस उनके यहाँ होगी। वो डेफिनेटली पाकिस्तान जब अपना नुक्ता नज़र उनको बताएगा और ये सबूत सारी दुनिया को जो पाकिस्तान दिखाता है उन्हें भी दिखाए जाएंगे, तो डेफिनेटली इसका असर होगा। तीसरी बात अहम बात है कि सब कुछ करने के बावजूद भी 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, बुरी हुकूमत को कुछ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है दुनिया उनसे कारोबार कर रही है छोटा मोटा, लेकिन जनरली तो उनके लिए आमना वो तो कोई करेंसी स्टेबल थी ना, वो ख़त्म होगी। $45 बिलियन रोज़ाना जो मिल रहे थे अमेरिका की तरफ से, आपने देखा उन्होंने फौरी तौर पे इमदाद बंद कर दी है। अब ये वो कह तो रहे हैं कि वक्ती तौर पे है, लेकिन 180 ममालिक की इमदाद बंद हुई, इसमें इनकी भी बंद हुई है इमदाद अफगान तालिबान की, लिहाजा उन्हें सोच पड़ेगी कि अब क्या करें। सर हमने अपने एंड से तो जिम्मेदारी निभानी है। शाह साहब, अब आप जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम केपी गवर्नमेंट के अपने कुछ इस हवाले से उनकी जानिब से जवाब दिए जाते हैं कि जी क्या मामला आता है बॉर्डर्स को लेके, लेकिन अपने एंड से हम वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर बनाने में अब तक कामयाब क्यों नहीं हो सके? क्या किया जा सकता है इस हवाले से?
देखिए मेरे ख्याल में जी 2-3 इशू है इंटरनल। ठीक है, हमें अपने हाउस को भी इन ऑर्डर करना होगा, हमें जो नेशनल एक्शन प्लान जो नामुकम्मल था उसको कंटिन्यूसली करना होगा, हमने स्लीपर सेल्स और उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लेना होगा जो किसी लिहाज से या तो इनके नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं या जो है वो सिंपैथाइजर्स हैं। दूसरा जो एक्सटर्नल मामला है वो ये है कि इस खित्ते की जो जियोग्राफियाई सिचुएशन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो खासतौर पर अमेरिका, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान, इनकी जो एक प्रॉक्सी वॉर का एक बैटल जोन ये बना हुआ है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है इन चीज़ों को काउंटर करने में नाकाम रहा है। दूसरी बात देखिए, इस वक्त इस खित्ते को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वॉर एक जोन बनता जा रहा है, एक प्रॉक्सी वॉर जोन बनता जा रहा है जिसमें अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, यूक्रेन के अपने इंटरेस्ट हैं, रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, ईरान आप देख लें। लेकिन जो अहम नुकता है देखिए, पाकिस्तान के लिए जो बड़े फायदे वाली बात है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया है कि जनाब चाबहार से जो ट्रेड करेगा ईरान के साथ उसके ऊपर पाबंदी होगी, जिसमें इंडिया भी आएगा और जो अफगान नेक्सस है उसको टूटने में मदद मिलेगी। लेकिन एक पाकिस्तान जो अहम चीज़ कर सकता है वो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत से बाहर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें चाहे नॉर्दर्न अलायंस हो चाहे वो दूसरे लोग हों, मेरे ख्याल में पाकिस्तान उनको बड़ा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है अगर काबुल हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी हॉस्टाइल जो एक्टिविटीज है उनको जो है वो बंद नहीं करती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज लाए, उन तमाम स्टेक होल्डर से बात करे जो कि रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, रिविजिट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, एक और अहम स्टोरी हमारे सामने होगी। वेलकम बैक। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने डेविल हंट यानी शैतान का शिकार के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये क्रैकडाउन तलबा कारकुनान पर अटैक के ज़िम्मेदारों की तलाश के लिए शुरू किया गया है। साबिक माजूल वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के सपोर्टर्स की जानिब से तलबा पर अटैक किया गया। मुल्क भर में ऑपरेशन डेविल हंट में 1308 शरपसंदों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 फरवरी को नाजरीन इस खबर के बाद कि शेख हसीना वाजिद एक फेसबुक लाइव से खिताब करने वाली हैं, बांग्लादेशी मुश्तइल हुए और उन्होंने मुजीबुर रहमान और शेख हसीना वाजिद से वाबस्ता इमारतों को मिसमार कर दिया। बांग्लादेश में हालात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमें एहतशामुल हक अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने ज्वाइन किया है, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, और आपकी गहरी नज़र है इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी आपने ज्वाइन किया। थैंक यू मच अब्दुल्ला साहब। आपसे आगाज़ करते हैं। ये बांग्लादेश जो एक लॉन्च कर रहा है ऑपरेशन, ये उनके लिए कितना इस वक्त ज़रूरी हो चुका है उनकी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से शेख हसीना वाजिद यहाँ से जा चुकी हैं उसके बावजूद हालात उस तरह से नॉर्मलाइज नहीं हो रहे यहाँ पर, तो किस तरह से देख रहे हैं इस ऑपरेशन? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बांग्लादेश के हालात जो हैं वो बड़े अहम है इस टाइम पे, उनके ऊपर नज़र रखना हमारी ज़रूरत है और इस पूरे रीजन के अंदर जो है उसका एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन जहाँ तक फौरन ये इस ऑपरेशन डेविल हंट का ताल्लुक है, इसको आप समझें कि असल में मकसद ये है कि ये वो तमाम बातें हैं जो बुनियादी तौर पर बांग्लादेश की जो एक सोच थी, जो बांग्लादेश बनाने के पीछे जो अवामिल थे, ये एक्चुअली उस सोच को जो है ये हंट कर रहे हैं, यानी कि डेविल हंट, शैतान का शिकार। तो शैतानियत किसने शुरू की, यानी कि पीछे भारत था। अब जो शेख हसीना वाजिद है वो कहाँ खड़ी है, कहाँ बैठी है, किसके जो है गोद में बैठ के परवरिश पा रही है और कहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, आपको सामने समझ आ जाएगी। मुफ्ती भानी के पीछे असल में भारत का मकरू हाथ था और उसने जो है वो पाकिस्तान को दोलख्त किया था। आज वहाँ के लोगों में ये शऊर पैदा हुआ है कि वो नौजवान नस्ल जिसने जो है एक दोबारा से जो बांग्लादेश की बुनियाद थी, जो सोच थी, जो फिक्र थी, उस 32 धान मंडी से जहां से ये सारा शुरू हुआ, उसको किस तरीके से उन्होंने निगेट कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये है बात समझने वाली। अब जहां तक ताल्लुक है कि नौजवान नस्ल, तो नौजवान नस्ल बहुत ही वहाँ एग्रेसिव भी है, बहुत ही समझदार भी है, पढ़ी लिखी है और पूरी दुनिया में अपना एक मुमताज मुकाम रखती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश में सूरत हाल है उसको जो है बिल्कुल आसानी से जो है वो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि
उसके पीछे बहुत ज्यादा जो है वो एक पाकिस्तान की कहानी है, एक नजरिए की कहानी है, एक कमिटमेंट है, एक उनकी प्राइड है। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि बांग्लादेश में मामूली बात है कि जब कोई एहतजाज होते हैं तो वह लाखों लोग बाहर आ जाते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि वो मौलवी AK फजले हक हों या कोई और, जिनकी सोच, जिनकी फिक्र जो है आज नई नस्ल के अंदर जो है वो कायदे आजम की सोच जो है वो अंदर उनके ज़हनों के अंदर समो गई है। और वो ये चाहते हैं कि भारत का तसल्लुत मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इसी वजह से शेख हसीना वाजिद जो है वो वहाँ एक नया लुच तलना चाहती हैं और चाहती है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट का, आप देखें ना, आप देखें भारत ने एक भारी इन्वेस्टमेंट की, 250 क्रॉसिंग्स के ऊपर उन्होंने बांग्लादेश को जो है फैसिलिटेट करवाया, हर किस्म के टैरिफ जो है उनके ऊपर। और फिर जब उनके मंशा के मुताबिक नहीं हो सका, उन्होंने सैलाब छोड़ दिया, बांग्लादेश को डुबो के रख दिया। यही इसको समझने की जरूरत है कि आज वहां एक अफसोस का वाक़या है। कायदे आज़म और पाकिस्तान को जिनको जो है निशाना बनाया गया, दो कौमी नजरिए का तमस्खर बनाया गया, आज वहां उन जिन्होंने ये बातें कही थी, जिन्होंने ये मनफी प्रोपेगेंडा पहुंचाया था, आज उनके मुजस्मों को जो लोगों ने जला के खाकस्तर कर दिया। बिल्कुल, शेख मुजीबुर रहमान साहब के रेजिडेंस पर हमला, उस पर भी उनके धान मंडी के तमाम उनके लोगों को, उनके रुफका को, उनके जो जितने भी वहां उनके घर थे, उन सबको नजर आतिश कर दिया, यानी कि खुरच के रख दिया। इसी बात में आगे लेके चलूंगी, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। ठीक, एहतशाम साहब की जानिब लेके चलूंगी इसी बात को। शेख मुजीबुर रहमान साहब के रेजिडेंस पे जो हमला हुआ, उस पर इंडियन MEA स्पोक्सपर्सन का रिएक्शन आना जी, उन्होंने कंडेम किया है। इसका मतलब है इंडिया भी गिव अप नहीं कर रहा है एहतशाम साहब, और इस इंडियन इन्फ्लुएंस को जड़ से उखाड़ना ये कितना चैलेंजिंग होगा इनके लिए इस ऑपरेशन के थ्रू? हमने खाली धान मंडी शेख मुजीब की रिहाइश गाह नहीं, बल्कि बहुत सारे वज़ीर जो हैं उनकी रिहाइश गाहों को आग लगा दी गई है, उनको नुकसान पहुँचाया गया है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, और ये जिस अंदाज से हिंदुस्तान ऑपरेट करता रहा है, बाय द वे वहाँ पे एक तो ओपिनियन ये बनी है आमना के जी, हमने जो 13 साल तक हसीना वाजिद को पाला और उनके रजीम को सपोर्ट किया, वो हमने बिल्कुल वन साइडेड किया, उसका नुकसान हुआ। लेकिन कुछ लोग जो मोदी के करीब हैं, तजिया निगार हैं, कुछ उनका मीडिया है, वो ये कहता रहा है कि जी कोई ऐसी बात नहीं, थोड़े से बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। देखिए, नॉर्मलाइज होने के बजाय चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। जिस अंदाज से हसीना वाजिद की एक्सट्रैडिशन, वो कहते हैं ट्रीटी उनके साथ है, मुजरमों का तबादला, उन्होंने तो ऑफिशियली मांग लिया है कि जी इनको वापस किया जाए, जो हम इन पर ट्रायल इनका करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने लोगों को मारा, जुल्म ज्यादतियाँ की, तो हिंदुस्तान तो बड़ा बैकफुट पे है, उनको नहीं समझ आ रही क्या किया जाए, या समझ आ रही है तो लेकिन शायद उनको नहीं पता चल रहा कि जी उनके पास अब कुछ कहने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं रहा। सवाल ये कि आमना जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो पॉलिसी जो है ना, वो मैं देख रहा हूँ स्पीयरहेड कर रहे हैं, और जिस तरीके से डॉक्टर यूनुस साहब उनकी बात सुन रहे हैं, वो भी आइडियोलॉजिकली मेरा ख्याल है वो भी समझते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादती करवाई गई, पाकिस्तान से दूर किया गया। आज यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ सियासी, इक़्तिसादी, सफारती तलक़ात बेहतर करने, बल्कि मिलिट्री रिलेशनशिप बेहतर करने में वो आगे हैं। अभी देखें, हिंदुस्तान को तो ये बात हज़म नहीं हो रही कि पाकिस्तान जो है ना, अफ़वाज पाकिस्तान वो बांग्लादेश के फ़ौजियों की ट्रेनिंग करेगा, उनको एक समझ नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि किस हद तक, ख़ास तौर पर जो 4 रियासतें, 4 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की, जिनके साथ आप देख लें मगरबी बंगाल के साथ, उसमें आप मणिपुर है, त्रिपुरा है, और जो वो रियासतें हैं, उसका जो उनको नुकसान होगा कि वहाँ पे वो कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी लड़की की तंजीमें चल सकती हैं, तरीके चल सकती हैं। तो इस वक्त सूरत हाल उस तक जा रही है कि हिंदुस्तान अब तक के जो ऑपरेशन करना चाह रहा था, जिस तरीके से ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहा था, वो सारे नाकाम हो गए। और उनको एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया गया कि जी आपने 13 साल जिस हुकूमत को, जिस लीडर को सपोर्ट किया, उससे हमारा मुसलमानों का तशख़्ख़ुस ख़राब हुआ, हमारे यहाँ जिस अंदाज से मजहबी रवादारी को तोड़ा गया, लेकिन अभी तक इंडिया शायद समझने की वो टोटली हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल कर भी नहीं रहा। उनके लिए शायद अभी तक वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहा कि वहाँ के जो मामलात हैं, अब वहाँ से इंडिया का जो एक उन्होंने स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड था वो ख़त्म हो चुका है और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तशामुल हक साहब मौजूद थे इस बात करने के लिए। और जाते जाते नाज़रीन, एक और अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। इस्लाम में बिला ज़रूरत मांगने की सख्ती से ममानत है, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि भीख मांगने में मुसलमान दुनिया में सबसे आगे हैं। बात करेंगे शहर कायद कराची।
तो एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 1.5 लाख भिखारी मौजूद हैं। मगर रमज़ानुल मुबारक में मुल्क के दूसरे शहरों से 3 लाख के करीब गदागर भी कराची पर यलगार कर देते हैं। 10 बरस से बेगर ये जो माफिया है ये शहर में पंजे गाड़ चुका है। भिखारियों ने बाकायदा इलाके बांट रखे हैं। VIP इलाके जैसे कि डिफेंस, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, टावर, बोल्टन मार्केट, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यहाँ कमाई सबसे ज़्यादा होती है। गदागर माफिया अहलियत देखकर फ़कीरों की उजरत तय करती है। पैदाइशी माजूर सबसे ज़्यादा मुआवजा लेते हैं, फिर ख़वातीन और बच्चों की बारी आती है। रमज़ान में एक गदागर 2,500-3 हज़ार आसानी से भीख इकट्ठी कर लेता है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये गदागर कराची से करोड़ों रुपए कमाते हैं। शहर में ये भिखारी किसी माफिया के बगैर काम नहीं कर सकते। इल्ज़ाम ये भी है कि भिखारी माफिया को पुलिस की सरपरस्ती भी हासिल होती है। अब सिंध हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। आला अदालती अहकामात की रोशनी में अब तक सिर्फ ज़िला सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 34 पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार कर लिए। लेकिन अब देखना यह है कि इस एक्शन से शहर में भिखारियों का मुकम्मल सफाया किस हद तक मुमकिन हो और ये कब तक बरकरार रहेगा ये मामला, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपसे जाते जाते ये इल्तिजा है कि अपने इर्द गिर्द जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपने मसाइल आपको बयान नहीं कर सकते, आप उन पर नज़र रखिए और उनकी मदद कीजिए, ना कि ये जो भिखारी माफिया हैं जो कि हम देख रहे हैं कि इनका बिज़नेस ही है, हम उनको नवाजें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।